बात करते हैं वेस्पर सिद्धांत की। VSEPR इसको बोलते हैं वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन सिद्धांत। हिंदी में कहेंगे तो संयोजी या कहीं पर संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। ठीक है, हम देखो क्या पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने आयनिक बंध पढ़ लिया था, सहसंयोजक बंध हमने पढ़ा। तो सहसंयोजक बंध के साथ में हमने एक लीविस डॉट संरचना पढ़ी थी, जिसमें हमने ये देखा था जब हम कोई अणु का निर्माण होता है बॉन्ड बनने से, तो उसके बाद कैसे उसकी संरचना बनती है ना। तो उसी संरचना से संबंधित जो है ये हमारा कॉन्सेप्ट है, वेस्पर थ्योरी है। तो इस वेस्पर थ्योरी को सबसे पहले दिया था 1940 में सिस्बिक और पावेल नाम के दो वैज्ञानिक थे। उन्होंने इसको प्रपोज किया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जब कोई अणु बनता है तो अणु के बनने में जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, सहसंयोजक बंध बनाते हैं। और वो सहसंयोजक बंध जो होते हैं वो केंद्रीय परमाणु के चारों ओर लगे हुए रहते हैं, है ना। जब हमने संरचनाएं बनाई थी लिविस की तो हमने देखा था हम केंद्रीय परमाणु चुनते हैं उसमें, ठीक। फिर केंद्रीय परमाणु के चारों ओर हम अन्य परमाणु को लगाते हैं, है ना। तो उन्होंने ये कहा कि किसी भी अणु की यौगिक की जो संरचना होती है वो इस बात पर निर्भर करती है कि उस केंद्रीय परमाणु के चारों ओर जो बंध बनते हैं उस बंध में जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है उन इलेक्ट्रॉन युग्मों के आपस में जो इंटरेक्शन होता है, उनके बीच में जो बल काम करते हैं, आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल, जो बल काम करते हैं उन बलों के आधार पर उनकी आकृति बनती है, ठीक है। बाद में उसी को फिर और दो वैज्ञानिक थे 1957 में, इसको बोलते हैं हम गिलेप्सी और नाइहोम करके, ये दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, फिर इसी कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाया और इस सिद्धांत को और गति प्रदान की, ठीक। तो इसके आधार पर हम क्या करते हैं, इसके आधार पर हम किसी भी अणु की जो ज्यामिति होती है, 3 डायमेंशनल ज्यामिति जिसको हम कहते हैं, उस 3 डायमेंशनल ज्यामिति की को बना लेते हैं, ठीक है। ये सिद्धांत हमको यही बताता है, ठीक। तो इसके कुछ 2-3 छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो इनको आपको ध्यान देना है और उसके आधार पर फिर हम इनके अणु की संरचना को बनाएंगे। देखो पहला पॉइंट इसको क्या कहता है ऐसे याद करने के लिए कि किसी भी अणु के चारों ओर, कोई भी अणु जब बनता है, अणु के चारों ओर मतलब कौन सा, जो केंद्रीय परमाणु होता है, केंद्रीय परमाणु के चारों ओर जो क्या होते हैं, आबंधी इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। उसको हम क्या बनते हैं, आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं ना, आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म। इनको हम अंग्रेजी में कहेंगे तो क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होता है, आपस में अन्योन्य क्रिया होती है, अन्योन्य क्रिया होती है, ठीक है, ठीक। दूसरा हम क्या कहते हैं कि ये जो आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं ये, और इसके अलावा जो केंद्रीय परमाणु होता है किसी भी यौगिक का, जो केंद्रीय परमाणु होता है उसमें यदि आबंधी इलेक्ट्रॉन के अलावा अगर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो, कौन सा, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अगर उपस्थित है तो वो भी आपस में क्या करते हैं, ये भी आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, है ना। उनमें भी एक अन्योन्य क्रिया होती है, ठीक। तो ये जब इस तरह की अन्योन्य क्रियाएं होती हैं तो उस क्रिया को होने के बाद में क्या रहता है, तीसरा एक और चीज हम ये दे सकते हैं इसमें कि इन सब से बच करके, ये जो जितने प्रकार के इसमें अन्योन्य क्रियाएं इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच में होती है, तो कोई भी अणु क्या करता है कि इस प्रकार के जो प्रतिकर्षण बल लगते हैं उन प्रतिकर्षण बलों से बच करके एक स्टेबल संरचना में रहना चाहता है, ठीक है। वही स्टेबल संरचना बनने वाली जो थ्योरी होती है वो हमारा क्या है, वेस्पर सिद्धांत है, ठीक। और जो अन्योन्य क्रिया होने का जो क्रम होता है ना वो कैसा होता है,
इसको एकाकी युग्म को हम कहते हैं लोन पेयर। तो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा जो है वो आपका प्रतिकर्षण होता है, ठीक। फिर दूसरा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में उससे कम होता है, ठीक। फिर तीसरा, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में सबसे कम प्रतिकर्षण होता है, ठीक। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसको हम पहले एक सामान्य उदाहरण से समझते हैं। आज तक आपने देखा होगा, जैसे आप H2O बनाते हैं ना, कभी H2O की आप संरचना बनाते हैं, तो H2O को आप सामान्य रूप से कैसे लिख देते हैं? आप ऐसे बना देते हैं, जैसे अभी हमने डेटिव बॉन्ड में पढ़ा था, ऐसे H2O को बना देते हैं, ठीक है। या कहीं पर आप किसी और चीज में आप चाहें तो आप ऐसे बना देते हैं, ठीक है ना, ऐसे बना देते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से हम इसको लिख देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस H2O को अगर गौर से देखें, या हमने जो फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था उसके आधार पर भी हमने जब इसकी संरचना बनाई थी, तो आपने देखा होगा कि हमने इसमें क्या देखा था कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। जब हम इसकी संरचना को बनाते हैं तो हमने क्या किया था, उसमें किसके टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स को गिन करके बनाया था ना, ठीक। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं, उसके अलावा ये जो बॉन्ड पेयर है दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी होंगे, ठीक है। हमने टोटल इलेक्ट्रॉन निकाले थे ना, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए करके किया था, ठीक है। तो ऐसे हमने इसकी संरचना को बनाया था, ठीक। अब यहां पर आप देख रहे हैं कितने प्रकार के बॉन्ड हैं, ये तो 2 इसके लोन पेयर्स हैं, है ना। और ये क्या, ये तो है इसके लोन पेयर, ये इसके लोन पेयर्स हैं। और ये जो दिख रहे हैं आपको 2, ये क्या है इसके, ये बॉन्ड पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स। ये जो थ्योरी है हमारी वेस्पर थ्योरी, ये क्या कहती है कि ये जो लोन पेयर और लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है, दोनों लोन पेयर है, इन लोन पेयर के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। एक पहले प्रकार का सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण इनके बीच में होता है। दूसरा, ये जो लोन पेयर है और ये जो बॉन्ड पेयर है, दूसरा प्रतिकर्षण इन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होता है। तीसरे प्रकार का प्रतिकर्षण किसमें होता है, ये जो बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है ना, जो बॉन्ड बनने से बना है। तो तीसरे प्रकार का जो प्रतिकर्षण है वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होता है। अब ये जो अणु है हमारा H2O, इन प्रतिकर्षणों से बच करके ऐसी संरचना, ऐसी ज्यामिति बना लेता है, ठीक है, अंतरिक्ष में या स्पेस में ऐसी ज्यामिति में रहना पसंद करेगा जहां पर क्या होगा, इनके बीच में किसी भी प्रकार का या कम से कम क्या हो, प्रतिकर्षण हो, ठीक है ना, कम से कम प्रतिकर्षण हो, ऐसी संरचना में रहता है। इसलिए आपने देखा होगा जब आप H2O की संरचना कभी बनाते हैं तो वो इस तरीके से बनती है ना। यहाँ पर फिर हमें बॉन्ड एंगल बना देते हैं, ठीक है। तो ऐसी संरचना, तो यहाँ पर जब हम बनाएंगे तो जब ऐसी संरचना बनेगी तो क्या होगा, फिर ये जितने भी हमारे दिख रहे हैं, ये इंटरेक्शन क्या होगा, ये जो प्रतिकर्षण हो रहा है, ये इस संरचना में क्या रहेगा, कम से कम रहेगा। तो ये सिद्धांत हमारा यही बताता है कि जब कोई यौगिक बनता है, जब अणु का निर्माण होता है, तो अणु के निर्माण होने में ये जो 3 प्रकार के ये बॉन्ड पेयर्स हैं हमारे, जैसे लोन पेयर है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर है, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, ठीक, वो जो अन्योन्य क्रिया होती है उनकी, उनसे बच करके अणु जिस संरचना में रहना पसंद करता है वही उसकी क्या कहलाती है, ज्यामिति कहलाती है ना। तो असली जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत का, ये जो सिद्धांत है, इसका जो बेस, जो मूल, जो इसकी एक तरह से कहें कि आत्मा है, इसको बताने का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि इन सब से बच करके जो आकृति कोई भी अणु लेता है वही उसकी क्या कहलाती है, ज्यामिति कहलाती है। अब हम एक इसमें चार्ट बनाते हैं कि अगर माना कि केंद्रीय परमाणु के साथ में कितने और परमाणु लग करके कोई अणु बनता है तो उसकी ज्यामिति कैसी बनती है, तो हम उसको देखते हैं। 2 प्रकार से बनाते हैं। पहले एक वाला देखते हैं हम, जिसमें क्या हो, किसी प्रकार का लोन पेयर जिसमें नहीं होगा, केवल बॉन्ड पेयर वाले जो अणु होते हैं उनकी संरचना कैसी बनती है, ठीक है। और फिर उसके लोन पेयर जिसमें प्रेजेंट होगा उसकी संरचना कैसी बनेगी, उसको हम देखते हैं, ठीक है।
अब देखिए कुछ एग्जाम्पल हमने बना दिए, जैसे माना हमने एक लिखा है यहाँ पे कि जो केंद्रीय परमाणु होता है उसके चारों ओर यदि दो क्या हो आपके साजित इलेक्ट्रॉन युग्म हो, यानी बॉन्ड पेयर यदि दो हैं, तो वो जो अणु बनेगा वो हमारा कैसा बनेगा, Ab2 प्रकार का बनेगा। ठीक है, Ab2 का मतलब हुआ ये केंद्र में हमका हमारा एक है, एक बी यहाँ हो गया, दूसरा बी यहाँ हो गया, ठीक है ना। और साजित इलेक्ट्रॉन युग्म दो कैसे हो गए, एक युग्म ये हो गया, दूसरा युग्म ये हो गया। तो अगर ऐसा अणु होगा तो उस अणु की इस सिद्धांत के अनुसार संरचना कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, केंद्रीय परमाणु बीच में रहेगा, ठीक, और इसके बीच का जो एंगल बनेगा वो कितने का होगा, 180 डिग्री का होगा। इस संरचना को हम क्या कहते हैं, इस संरचना को हम कहते हैं रेखीय संरचना। ठीक है, इस संरचना को कहा जाता है रेखीय संरचना। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे BF2, BCl2, MgF2, MgCl2। इस प्रकार के जो अणु हैं वो इसी प्रकार की संरचना में रहते हैं। अगले प्रकार का है कि अगर माना केंद्रीय परमाणु के चारों ओर तीन आबंध बने हो, तीन सहसंयोजी बंध या तीन इलेक्ट्रॉन युग्म हो, साजित इलेक्ट्रॉन युग्म, तो एक केंद्रीय परमाणु है, तीन बी लगे हुए, ये केंद्रीय परमाणु है हमारा, इसके साथ में तीन जो है वो परमाणु लगे हैं, तो ये किस तरीके से रहेंगे, इस प्रकार से रहेंगे। इसमें बॉन्ड एंगल कितने का बनेगा, 120 डिग्री का बनेगा, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, त्रिकोणीय समतली संरचना कहते हैं, और ये इसके एग्जाम्पल्स। ऐसे ही चार वाले का, जब केंद्रीय परमाणु, एक केंद्रीय परमाणु है, चार उसके साथ परमाणु लगे हों, तो उसका जो बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री का होगा, और उसकी संरचना कैसी बनेगी, चतुष्फलकीय बनेगी। और जैसे एग्जाम्पल क्या है कि CH4, CCl4 या SiH4। अब जो आपने देखा होगा आज तक हम CH4 को कैसे बनाते हैं, CH4 अगर हम लिखते हैं तो हम इस तरीके से उसको लिख देते हैं, है ना। अब CH4 बने रहने के लिए कैसे बनता है, इस प्रकार से बनता है। ये क्यों बना रहे हैं ऐसी संरचनाएं, कि ऐसा करने में, जैसे अभी बताया था हमने, क्या होता है इनमें लोन पेयर में, अब इनमें तो अभी किसी में लोन पेयर वाला एग्जाम्पल नहीं है, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, इसके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। उस प्रतिकर्षण से बचने के लिए अणु जो है वो इस प्रकार की संरचना को बनाते हैं। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और लिखते हैं इसके आगे की। अब इसी क्रम में देखें अगला कि अगर क्या हो, आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या 5 है, तो जो अणु बनेगा प्रकार का AB5 टाइप का हो जाएगा। तो कैसे लगेगा, ये यहाँ पर लगेगा केंद्रीय परमाणु, 5 जो परमाणु है वो इस तरीके से लग जाएंगे, तो उनका बॉन्ड एंगल कितने का होगा, 120 डिग्री का हो जाएगा। और उसकी जो संरचना है उसका नाम हम क्या कहते हैं, त्रिकोणीय द्विपिरामिड। और वो कौन से एग्जाम्पल हैं, जैसे PF5 और PCl5 का। लास्ट जो बनता है वो 6 का बनता है। अगर क्या हो, संयोजी युग्म की संख्या 6 हो, तो AB6 टाइप का अणु बनेगा, और इस प्रकार से बनेगा, एक यहाँ पर लगेगा B 4 ये हो गए, 5 6। तो इसकी जो संरचना बनेगी आप इस तरीके से मिला देंगे, और ये जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का। इस संरचना को हम कहते हैं अष्टफलकीय प्रकार की संरचना। इसके एग्जाम्पल्स हैं SF6 और TF6। तो वेस्पर सिद्धांत हमको क्या बताता है कि अगर कोई अणु बनता है, कोई यौगिक बनता है, अणु बनता है, तो उसकी संरचना जो होती है वो किस पर निर्भर करती है, ये जो केंद्रीय परमाणु के चारों ओर ये जो बॉन्ड बने हुए हैं ना, जैसे ये बॉन्ड है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर कहते हैं। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो प्रतिकर्षण होता है, उस प्रतिकर्षण से बचने के लिए उस अणु के द्वारा जो ज्यामिति अपनी बनाई जाती है, जो ज्यामिति में रहना वो पसंद करता है, तो जिससे वो लंबे समय तक रहे, वही उसकी संरचना फिर मानी जाती है। ठीक है, तो ये जो है हमारा, ये ऐसे वाले हमने पहले वाले देखे जिसमें केंद्रीय परमाणु में किसी भी प्रकार का एकाकी युग्म नहीं है। ठीक, तो ये जो संरचनाएं होती है, इन संरचनाओं को हम रेगुलर संरचनाएं कहते हैं। ठीक है ना, कैसी संरचनाएं की, रेगुलर संरचना। देखिए, अब इसके आधार पर यदि माना हमें BCl2 बनाना है, ठीक है, यदि आपसे ये कहा जाता है कि आप वेस्पर सिद्धांत के आधार पर BCl2 के बनने को एक्सप्लेन कीजिए, कैसे बनेगा BCl2। ठीक, अब BCl2 आप देख रहे हैं किस प्रकार का है, ये AB2 प्रकार का है। AB2 का मतलब हुआ कि केंद्र में आपका बेरिलियम है, फिर किनारे में आपके क्लोरीन लगे हुए। ठीक, BCl2। ठीक, अब बेरिलियम को देखते हैं कैसे बनाएंगे। देखो, बेरिलियम कितना होता है, 4 होता है। ठीक, 4 होता है, तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 हो जाएगा। ठीक,
बायोतम कक्षा में इसके दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक, क्लोरीन का हमको पता है कितना होता है, क्लोरीन 17 होता है। ठीक, 2 8 7 बनाएंगे वैसे ही, हमने बनाना वैसे ही है, बस संरचना को हमको एक्सप्लेन करना है कि ये वेस्पर सिद्धांत के अनुसार कैसे बनेगा। ठीक, हम इसी प्रकार की संरचना बनाएंगे जैसे हम पहले बनाते हैं। ठीक है, तो हम जो हमने लिविस डॉट संरचना है बनाई थी ना, उसी प्रकार से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके केंद्र में हम लगा देंगे बेरिलियम को, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखा देते हैं। ठीक है ना, ये हमारा क्लोरीन हो गया, इधर भी क्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, ये BeCl2 बन गया है ना, ये हमारा BeCl2 बन जाएगा। ये BeCl2 हमने बना दिया। ठीक, अब BeCl2 बना है तो ये कैसे बनेगा, BeCl2 ये है, सिंगल बॉन्ड ये हो गया, सिंगल बॉन्ड ये हो गया। ठीक, अब इस BeCl2 में वेस्पर सिद्धांत क्या कहता है कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला देख रहे हैं आप। ठीक है, ये बॉन्ड, ये क्या है, बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है। तो ये जो दोनों बॉन्ड पेयर है ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे ना, तो उस प्रतिकर्षण से बचने के लिए इसकी जो ज्यामिति बनेगी वो कैसी बन जाएगी, इस प्रकार की बन जाएगी। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा, बॉन्ड पेयर। ठीक, और ये कैसी संरचना कहलाती है, ये 180 डिग्री की रहेगी और इसको हम कहते हैं नियमित रेखीय संरचना। कैसी कहेंगे इसको, नियमित रेखीय संरचना कहेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह की संरचना इसकी बना देंगे। ठीक, तो अगर आपको ये पूछा जाए कि वेस्पर सिद्धांत के अनुसार आपको BeCl2 की संरचना बनानी है तो आप क्या लिखोगे, उसको रेखीय संरचना लिखोगे और उसका बॉन्ड एंगल लिखोगे बीच में कितने का, 180 डिग्री। ठीक है, यानी जो केंद्रीय परमाणु है बेरिलियम, इससे जो ये क्लोरीन है इस प्रकार से उससे दूर दूर 180 डिग्री में लगे रहेंगे, ताकि ये जो बीच के जो बंध है, ये जो आपको आबंदी दिख रहे हैं, बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं, इन बॉन्ड पेयर के बीच में क्या हो, प्रतिकर्षण कम से कम हो। ठीक है, इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, है ना। ऐसे हम एक एग्जांपल और कर लेते हैं, माना BeCl3 का कर लेते हैं। इसी प्रकार से हमने BeCl3 का कर लेते हैं। ठीक, BeCl3 जानते कैसा हो रहा, बोरॉन होता है आपका 5, ये 2 हो गया, 3 हो गया, बायोतम कक्षा में हो गए 3, क्लोरीन के अभी हमने देखा था कितने हैं, 7 है। ठीक, तो हम इसकी जो सिंपल संरचना बनाते हैं वो ऐसी बनाते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए बोरॉन के, है ना, ये हमारा क्लोरीन हो गया। ठीक, ये क्लोरीन हो गया, क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे आप। ठीक है, तो ये हो गया, इस तरीके से आप बना लेंगे। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन भी आएगा इधर, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इस तरीके से बना दिया, तो इसकी संरचना कैसे बन जाएगी, ये हमने बना दी, BeCl3 है नहीं, ये Cl हो जाएगा, ये Cl हो जाएगा। ठीक है, अब वेस्पर सिद्धांत इसके लिए क्या कहता है, ये तो हमने इसकी संरचना बना दी। वेस्पर सिद्धांत के अनुसार से अगर आप इसको समझाएंगे तो हम ये कहेंगे, ये Cl यहाँ लग जाएगा, ये Cl यहाँ लग जाएगा, ये Cl यहाँ लग जाएगा, इसको आप इस तरीके से मिला देंगे तो ये क्या होगा, ऐसी रेगुलर जो है वो संरचना बन जाएगी, त्रिकोणीय संरचना बनेगी, और इसका जो ये बॉन्ड एंगल होगा ये कितने का होगा, 120 डिग्री का होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप बाकी जो संरचना है उनको भी अगर आपको कभी आती है, जो AB4 जैसे हमने CH4 की बनाई, तो CH4 की संरचना कैसी बनती है, ये हमने कार्बन लिखा, एक हाइड्रोजन को हमने यहाँ लगा दिया, ये दूसरा हाइड्रोजन लगा दिया, तीसरा हाइड्रोजन लगा दिया, चौथा लगा दिया, इसको आप मिला देंगे तो ये कैसी बन जाती है, चतुष्फलकीय संरचना बन जाती है ना, और इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, 109.5 डिग्री का। इस संरचना को हम क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय संरचना। कैसे कहते हैं, चतुष्फलकीय संरचना। ठीक है, ये कार्बन की संरचना यानी कि CH4 की संरचना यदि आपको बनानी हो इसके आधार पर, वेस्पर सिद्धांत के आधार पर, तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो ये बॉन्ड एंगल कितने का बनेगा, 109 डिग्री का। अब किसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो यहाँ पर बॉन्ड है, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है ना कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, है ना, ये वाला जो है, तो ये कितने दूर में रहेंगे, ये कार्बन की जो संरचना बनती है CH4 की,
ये सबसे अच्छी संरचना, सबसे देर तक जो बना रहेगा कार्बन CH4 मैथेन का अणु, वो जब इस संरचना में रहेगा, इतने बॉन्ड एंगल में जब एक दूसरे से ये हाइड्रोजन लगे रहेंगे, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल संरचना इसकी मानी जाती है। ठीक है, तो वेस्पर सिद्धांत के आधार पर हम CH4 की संरचना को इस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे, है ना। सबको अब क्या क्या था कि अभी तक भी हमने संरचनाओं को इसी प्रकार से पढ़ा था, है ना। संरचना हम कैसे बनाते हैं, एक जैसे सहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो वेस्पर सिद्धांत हमको केवल ये बताता है कि ये जो प्रतिकर्षण हैं, इन प्रतिकर्षण से बचने के लिए अणु जैसी संरचना को एडॉप्ट कर लेता है, ठीक है, उसमें ग्रहण कर लेता है, वही उसकी क्या कहलाती है, ज्यामिति कहलाती है। ठीक है।